के साथ नेता विपक्ष के खिलाफ 272 हस्तियों ने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में राहुल गांधी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगे हैं। चिट्ठी में इलेक्शन कमीशन की छवि खराब करने का आरोप है। 133 पूर्व सैन्य अधिकारी, 16 जजों ने खुला पत्र लिखा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी गई है। 272 हस्तियों ने ये चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि चिट्ठी में इलेक्शन कमीशन की छवि खराब करने का आरोप है। तो 272 हस्तियों ने चिट्ठी लिखी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चिट्ठी में इलेक्शन कमीशन की छवि खराब करने का आरोप है। नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी जो है वो लिखी गई। 272 हस्तियों ने ये चिट्ठी लिखी है। बड़ी खबर, नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेता विपक्ष के खिलाफ 272 हस्तियों ने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में राहुल गांधी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगे हैं। चिट्ठी में इलेक्शन कमीशन की छवि खराब करने का आरोप लगा है। 133 पूर्व सैन्य अधिकारी, 16 जजों ने खुला पत्र लिखा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ये चिट्ठी लिखी गई है। 272 हस्तियों ने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में इलेक्शन कमीशन की छवि खराब करने का आरोप बताया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन की छवि खराब करने का आरोप, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नेता विपक्ष के खिलाफ 272 हस्तियों ने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में राहुल गांधी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगे हैं। चिट्ठी में इलेक्शन कमीशन की छवि खराब करने का आरोप। तो वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। गहलोत ने एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और कहा कि निर्वाचन आयोग को सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लेकर के काम करना चाहिए था। आयोग को शुरू में ही सभी दलों के साथ बैठक करके स्पष्ट बातचीत करनी चाहिए थी। नकली वोट जोड़े जा रहे, असली वोट काटे जा रहे हैं। देश में जानबूझ करके कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है। जयपुर में बीएलओ के सुसाइड मामले पर सवाल खड़े किए। तो वहीं इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर उनके असाधारण नेतृत्व और देश की अखंडता के लिए किए गए बलिदान को याद किया है। राहुल गांधी जी ने इतनी मेहनत करी है, 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बताया भी किस प्रकार से ये फर्जी वोट जुड़ रहे, असली वोट कट रहे हैं। तो चुनाव आयोग की ड्यूटी क्या थी? सिर्फ ये थी भी आप हमें लिस्ट दे दीजिए, हम इसकी जांच करवा लें, और कुछ नहीं करना था उनको। जांच करने के बाद में 15 दिन, महीने पर बाद बताते था ये हमने जांच करी है, इसमें ये बात आपने ठीक बोली है, इसमें हमने पता करें, इसमें कोई गलती नहीं है। स्पष्ट रहता। उनकी नीयत शुरू से खराब है। वो मिली भगत है बीजेपी से और सरकार से, जानबूझ के कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, जानबूझ करके। अब ऐसा माहौल बना दिया देश के अंदर कि चुनाव आयोग पे ही लोगों को संदेह होने लग गया है। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है। पीएम मोदी आज जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त। राजस्थान के 66,62,000 किसानों को मिलेंगे 1332 करोड़ और पीएम किसान उत्सव दिवस पर आज 21वीं किश्त जारी होगी। सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर के दुर्गापुरा से जुड़ेंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में। और अभी तक पीएम किसान से राजस्थान के किसानों को मिले हैं 25 करोड़ 142 रुपए और इस किश्त में देश भर के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ की राशि। राजस्थान में सीएम किसान सम्मान निधि के रूप में अभी तक 2073 करोड़ जारी हो चुके हैं। पीएम किसान में सालाना 6,000, वहीं सीएम किसान निधि से अतिरिक्त 3,000 किसानों को लाभ। जयपुर में फागी रोड स्थित चितौड़ा और इसके आसपास के गांवों में भूमि का चयन कर लिया गया। ये पूरी कवायद है जयपुर को एक नया आयाम देने के लिए और इसी आयाम को गढ़ते हुए बनेगी एक हाईटेक सिटी। देखिए उन्नत जयपुर का ये हाईटेक ब्लूप्रिंट। जल्द हाईटेक बनेगा जयपुर। उन्नत जयपुर का हाईटेक ब्लूप्रिंट। जयपुर में अत्याधुनिक विकास के सपनों को साकार करने के लिए भजनलाल सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। जयपुर हाईटेक सिटी परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ेगी, जिसे खुद यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने हरी झंडी दिखाई है।
बजट घोषणा में हाईटेक सिटी के निर्माण की घोषणा हुई थी। पहले हमारे विभाग को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन उसके बाद विभिन्न बैठकों के बाद ये तय किया गया कि ये कार्य उद्योग विभाग या रिको को सौंप दिया जाए और हमने प्रस्ताव राज्य सरकार के मार्फत प्रेषित कर दिए हैं। योजना को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने रणनीति में एक अहम बदलाव किया है। पहले इस परियोजना को यूडीएच विभाग विकसित करने वाला था, लेकिन अब तेज क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए रीको यानी कि RIICU और उद्योग विभाग को इसका नोडल एजेंसी बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार का मानना है कि रीको की खासियत के साथ इस योजना को अभूतपूर्व गति मिलेगी। यह हाईटेक सिटी सिर्फ आवासीय क्षेत्र नहीं होगा, बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक एकीकृत शहरी केंद्र बनेगा। इसमें विशेष आवासीय जोन होंगे, बड़े IT पार्क स्थापित होंगे और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। मंत्री झावर सिंह खन्ना का दावा है कि इस परियोजना से जयपुर के दक्षिण पश्चिमी इलाके में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, निवेश का माहौल बनेगा और शहरी विस्तार को एक नई दिशा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं जयपुर का चोमू थाना एक अनोखी घटना का साक्षी बना है, जहां सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप से शुरू हुआ प्रेम विवाह के बंधन में बंध गया। दरअसल एक प्रेमी जोड़े ने थाने के मंदिर में 7 फेरे लिए। खास बात यह रही कि थानाधिकारी प्रदीप शर्मा ने स्वयं कन्यादान की रस्म निभाई है। दोनों परिवारों को साथ ला करके विवाह को संपन्न कराया है। थाना प्रभारी ने बताया कि दिल्ली की एक युवती और चौमू के युवक की पहचान सोशल मीडिया पर हुई थी। जैसा अच्छा सोच सकते हैं वैसा बच्चा, क्योंकि अभी इस उम्र में नहीं होता तो वैसा नहीं सोच पाता, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें फिर आदमी को अलग तरह से देखना पड़ता है। इस मामले में भी इसी तरह से था कि बच्चे बच्ची दोनों आपस में काफ़ी अटैच थे, किसी सूरत में अलग होने की बात नहीं थी। और जब मैंने दोनों के पेरेंट्स को बुला के और जब बातचीत की तो उसमें ये चीज़ निकल के आई कि कुल मिला के एक विवाद की जो सबसे बड़ी विषय वस्तु होती है जाति समाज, वो भी कोई अलग नहीं था। तो समझाने से दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत थे कि इनका भविष्य अगर अच्छा है, बच्चा भी ठीक काम करता है, देखने में दोनों ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, तो कुल मिला के सहमत हो गए। और ये चीज़ इसलिए ज़्यादा बेटर रही क्योंकि ऐसे नहीं होने की स्थिति में बच्चा बच्ची दोनों एक चीज़ की कह रहे थे कि हम फिर जिंदा नहीं रह पाएंगे। सवाई माधोपुर के रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को आज टाइगर के भी दीदार हुए। गणेश धाम से आगे मुख्य सड़क पर ही एक टाइगर ने त्रिनेत्र गणेश मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं की राह रोक ली है। लगभग 10 मिनट तक टाइगर मुख्य सड़क पर घूमता रहा, जिससे रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर आने जाने वाला यातायात अवरुद्ध हो गया है। दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई हैं। लोगों ने चौपहिया वाहनों में बैठे बैठे ही टाइगर का दीदार किया है। उसकी तस्वीरें भी अपने कैमरे में कैद की। हालांकि इस दौरान वन विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी मौके पर दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद टाइगर ने अपने आप ही मुख्य सड़क को छोड़ दिया, जंगल की ओर लौट गया। तो सवाई माधोपुर के रणथंभौर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए 10 मिनट तक किस तरीके के सड़क पर घूमता हुआ टाइगर नजर आया है। लोगों ने टाइगर की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली हैं। सवाई माधोपुर के रणथंभौर की तस्वीर आई है जो कि आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए लोगों ने किस तरीके से टाइगर की तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली। और प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है। इस बीच शेखावाटी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां फतेहपुर का तापमान 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो प्रदेश में सबसे कम है। ठंड के साथ हवा की गुणवत्ता भी गिरफ्त में है। और देखिए जयपुर का AQI 183, चूरू का 201 और भिवाड़ी का AQI 240 दर्ज हुआ है, जो प्रदेश में सबसे अधिक है। प्रदेश में आहिस्ता आहिस्ता ठंड बढ़ने लगी है और पारा गिरने लगा है। राजधानी जयपुर का पारा 12 से 14 डिग्री के बीच बना हुआ है और सबसे कम तापमान जो है वो चूरू के अंदर और फतेहपुर शेखावटी में दर्ज किया गया है। हम इस समय सेंट्रल पार्क में हैं। यहाँ पर सुबह सुबह लोग आते हैं एक्सरसाइज के लिए और आप देख सकते हैं सभी तरफ जो जैकेट्स हैं वो निकल आए हैं। इतनी एक्सरसाइज के बाद में भी ठंड जो है वो लोग यहाँ पर महसूस कर रहे हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं तरोताज़ा और गर्म रखने के लिए यहाँ पर एक्सरसाइज करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे युवा यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं।
ठंड बढ़ गई है प्रदेश में, बिल्कुल सर, ठंड का एहसास होने लग लेकिन गया है आपने जैकेट उतार दी क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, पिछले 1 घंटे से पार्क में राउंड लगा रहे हैं। हाँ। तो अब थोड़ा सा पसीना भी आ गया है तो अब जैकेट उतारनी पड़ गई। और आप अपने आप को गर्म रखने के लिए जो है वो अनुलोम विलोम कर रहे हैं। सर ये तो क्या है, लोगों ने बोल दिया कि वजन बहुत है, कम करो, तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जीवन में। सर्दियों के बारे में कैसा है? सर्दियाँ, ठंड पड़ रही है? ठंड तो पड़ रही है और राजनीतिक गर्मियाँ बढ़ रही है, तो दोनों ही चीजें हैं। हाँ, पर यह है कि जितनी ठंड सोची है अभी तक लोग बातें यही है जनता में कि बहुत ठंड पड़ेगी, बहुत ठंड पड़ेगी। जिस हिसाब से बारिश हमने प्रदेश में देखी, तो देखते हैं क्या होता है। ठंड आप लगता है इस बार ज्यादा होगी? कहने में तो, सुनने में बड़े बुजुर्गों से यही आ रहा है कि ठंड काफी रहेगी इस बार। ये युवा हैं, यहाँ पर सेंट्रल पार्क के अंदर जो है एक्सरसाइज करते हुए आपको नजर आएंगे। और इस समय जो है बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अलग अलग एक्सरसाइज से सर्दी को भी जो है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार ये माना जा रहा है ज़्यादा बारिश जो है वो होने की वजह से सर्दियों का अनुमान भी ज़्यादा लगाया जा रहा है। और आने वाले समय में जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है, तापमान और भी गिर सकता है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। और माउंट आबू में सर्दी का सितम लगातार गिर रहा है। तापमान बीती रात अगर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में जमाव बिंदु पर दर्ज किया गया है। ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील। कड़ाके की सर्दी के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोगों की दिनचर्या देरी से शुरू हो रही है। सड़कों पर हल्की पाले की परत दिखाई दी है। मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले दिनों में तापमान और भी ज्यादा गिर सकता है। नवंबर में दिसंबर जैसी ठंड, रात में सताएगी और सर्दी, जल्द शीतलहर की दस्तक। राजस्थान में ठंड की दस्तक हो चुकी है। मौसम ने अचानक करवट ली है। नवंबर में ही दिसंबर जैसी ठंड पड़ने लगी है। कई जिलों में 10 डिग्री से भी नीचे तापमान चला जा रहा है। नवंबर में केवल एक कंबल से कटने वाली सर्दी अब मोटी रजाई मांग रही है। इसका मतलब है कि अब शीतलहर की दस्तक होने वाली है। कोल्ड वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश में अलग अलग जिलों में न्यूनतम तापमान की बात करें तो माउंट आबू में सबसे कम है। माउंट आबू में -2 डिग्री न्यूनतम तापमान है। फतेहपुर का न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री, नागौर का न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री, चूरू का न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री, पिलानी का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री, वनस्थली निवाई का न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री, कोटा का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री, जोधपुर शहर का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री, श्रीगंगानगर का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री, बीकानेर का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री, जयपुर का न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री, जैसलमेर का न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री है। इधर राजस्थान का कश्मीर कहा जाने वाला माउंट आबू हमेशा ही लोगों को खींचता है। मौसम गर्मी का हो या सर्दियों का, हमेशा ही सैलानी यहां आनंद लेने पहुंचते हैं। वहीं इस सर्दी के सीजन में पहली बार गाड़ियों पर ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हुई, जिसका दीदार सैलानियों को भाने लगा है। इस सीजन की पहली बर्फ को देखकर सैलानी रोमांचित हो रहे हैं। बहुत सरस लागे છે અત્યારે અમને। મનાલી જવું કરતા એને કરતા આબુ આવું વધારે સારું છે એવું છે ને અત્યારે વાતાવરણ ઝીરોમાં છે ને અમે વોકિંગ કરવા આવેલા છે તો ઠંડી લાગે છે તો ચા પીએ છે તાપણું કરીએ છે ને નક્કી લેક ને બધું અહીંયા ઘણું સારું વાતાવરણમાં લાગે છે એટલે ઘણું સારું લાગે છે। हालांकि माउंट आबू में अचानक 10 डिग्री तापमान में गिरने के साथ तापमान -2 पर पहुंच गया है। इस बार सर्दी का सीधा असर बच्चों और बुजुर्गों पर देखा जा रहा है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं अब प्रदेश के कुछ हिस्सों में जल्द शीतलहर की दस्तक की उम्मीद है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। झालावाड़ से बड़ी खबर है। अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद की कार्रवाई देखने को मिली है। जिला मेडिकल कॉलेज के बाहर से अतिक्रमण हटा है। सिटी 4 लेन के सर्विस लेन से अतिक्रमण हटाया गया है। सर्विस लेन के फुटपाथ पर अवैध रूप से अतिक्रमण था। पुलिस जाब्ते के सहयोग से अतिक्रमण को हटाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद की कार्रवाई देखने को मिली है। जिला मेडिकल कॉलेज के बाहर से अतिक्रमण हटा है। सिटी 4 लेन के सर्विस लेन से अतिक्रमण को हटाया गया है।
तस्वीरें आई हैं झालावाड़ की, जो कि आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ज़ाब्ते के सहयोग से इसको हटाया गया है। अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जिला मेडिकल कॉलेज के बाहर से अतिक्रमण हटा है। सिटी 4 लेन के सर्विस लेन से अतिक्रमण को हटाया गया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अतिक्रमण को यहां से हटा दिया गया है। तो श्रीगंगानगर में पिछले कई दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल सामान्य से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। आज AQI का स्तर 283 दर्ज किया गया, सामान्य से कहीं ज्यादा है। 200 से ज्यादा AQI का होना क्षेत्र की प्रदूषित आबा हवा की ओर इशारा करता है, जिससे आंखों में जलन, गले में खराश, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। खासतौर से बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा रोगियों को AQI बढ़ने से ज्यादा परेशानी होती है। किसी जैसे पूछोगे, आम तो आंखों ऐसे जल रही होती हैं आंखें अंदर से, और पोल्यूशन अंदर जाता है तो हर आदमी को ऐसे एलर्जी की समस्या रहती है। हर आदमी को एलर्जी की, जैसे खरखरी, गले में खराश होना, तो ये एक आम रूटीन में अब लोगों को शिकायत होने लगी है। आई थिंक बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या अस्थमा रोगी हैं, उनको तो ज्यादा बच्चों का या कोई मतलब फेफड़े से संबंधित, इससे चेस्ट से संबंधित कोई पेशेंट है तो उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। उसको अगर घर से निकलना है तो मास्क वगैरह लगा के निकलें। तो बच्चों का तो खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है ताकि ठंड और सुबह शाम की ठंड का पूरा बचाव रखें। तो जयपुर की बेटी अनुया प्रसाद ने टोक्यो डेफलिम्पिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रच दिया है। बोल और सुन नहीं सकने के बावजूद अनुया ने अपनी लगन, दमदार प्रदर्शन से ये साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी सीमा की मोहताज नहीं है। उनके इस उपलब्धि ने पूरे राजस्थान का मान बढ़ा दिया। वाकई माहरी छोरियां छोरों से आगे। तो वही राजस्थान के उदयपुर की नन्ही शतरंज स्टार कियाना परिहार ने मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2025 में अंडर 10 गर्ल्स ब्रिड्ज वर्ग में स्वर्ण पदक जीत करके देश का गौरव बढ़ाया है। 30 देशों के 900 खिलाड़ियों के बीच कियाना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्लासिकल प्रारूप से भी कांस्य पदक अपने नाम किया। यह उनका 10वां अंतर्राष्ट्रीय पदक है और इससे पहले वो वर्ल्ड कैडेट और वर्ल्ड यूथ ब्लिट्ज में पदक जीत चुकी हैं। एशियन स्तर पर कियाना के खाते में 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक दर्ज है। कियाना ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, कोच, स्कूल तथा प्रायोजकों को देते हुए कहा कि उनका अगला लक्ष्य विश्व शतरंज चैंपियन बनना है। मलेशिया कुआलालंपुर में हुई है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वहां पर कियाना ने ब्लिट्ज कैटेगरी में 7 आउट ऑफ 9 राउंड 6 आउट ऑफ 9 बना के अंडर 10 गर्ल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और उसी टूर्नामेंट में जो क्लासिकल फॉर्मेट में हुआ है उसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है कियाना ने। और ये टूर्नामेंट 8 नवंबर से लेके 17 नवंबर तक कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ग्रेटर नोएडा में कोटा के स्टार बॉक्सर अरुंधति चौहान ने शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में जगह बना करके इतिहास रच दिया। सेमीफाइनल में उन्होंने जर्मनी के 3 बार के विश्व चैंपियन लियोन मुलर को तीसरे राउंड में RSC के तहत नॉकआउट कर दिया। 1.5 साल की चोट और सर्जरी से उबर करके लौटी अरुंधति के लिए ये जीत बेहद खास रही। फाइनल में पहुंचते ही उनका सिल्वर मेडल पक्का हो गया है। अब वो 20 नवंबर को उज्बेकिस्तान की बॉक्सर के खिलाफ गोल्ड के लिए उतरेंगी। 70 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही अरुंधति की ये उपलब्धि कोटा और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण है। उत्तर प्रदेश में चल रहा है वर्ल्ड कप बॉक्सिंग, जिसके अंदर भारतीय 20 खिलाड़ी खेल रहे हैं और अरुंधति जो कि 70 किलो भार में देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। अरुंधति ने हाल ही में अपने जर्मनी के से जो मुकाबला था वो 3-0 से टेक्निकल नॉकआउट जीत लिया है और 20 तारीख को फाइनल मुकाबला होगा जो उज्बेकिस्तान से होगा। और इसके अलावा कई खिलाड़ी भारत के जो सेमीफाइनल में और फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं।
वहीं जयपुर के बगरू इलाके में NH48 पर देहमी के पास बीती रात एक चलती कार में अचानक से आग लग गई है। आग से कार धू धू करके जल उठी। गनीमत रही कि समय रहते कार चालक ने कूद करके अपनी जान बचाई है, अन्यथा जनहानि हो सकती थी। सूचना पर दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची है। दमकल की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया है। इस दौरान हाईवे पर जाम लग गया है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को साइड में करवा करके यातायात सुचारू कराया है। प्रथम दृष्टया मामला किसी वाहन की टक्कर के बाद स्पार्क से आग लगने का माना जा रहा है। हालांकि पुलिस ने कारणों की अब जांच शुरू कर दी है। सीकर शहर में एक शिक्षक की इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक से आग लग गई है। घटना बुधवार शाम की है, जब शिक्षक निजी स्कूल में पढ़ा करके वापस लौट रहा था। देखते ही देखते आग काफी ज्यादा तेज हो गई, जिसकी वजह से पूरी स्कूटी करीब 20 मिनट में जल गई। हालांकि गनीमत ये रही कि समय रहते ही शिक्षक अपनी स्कूटी से नीचे उतर गए। फिलहाल आग लगने की वजह मालूम नहीं हो पाया है। हालांकि आसपास के लोगों ने 20 मिनट बाद इस आग पर काबू पा लिया। तो कोटा के रावत भाटा रोड पर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के भीतर कैंटीन स्टेशनरी की 3 दुकानों में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने दुकानों में रखे करीब 30,000 का कैश सामान चोर चुरा करके ले गए। व्यापारी नवीन कुमार ने बताया 3 दुकानों के ताले टूटे हैं। देर रात को हुई घटना में अहम बात यह है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर गार्ड की तैनाती रहती है और इसी बीच कोई बाहर वाला तो अंदर नहीं आ सकता है। फिलहाल दादाबाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 10,000 रुपये कैश और 10 से 12,000 रुपये का आइटम लेके गए हैं। मेरे को बच्चों से सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी। NSS के बच्चों ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपकी दुकान के ताले टूट गए हैं। इसको देखते हुए हम लोग सुबह आए हैं। मेरे ताले टूटे हुए हैं और प्लस शटर ऊपर है। 9,000 रुपये करीब ले गए। मेरे कैश पड़े थे उसमें गले में, और गला भी बाहर फेंक दिए, गला भी बाहर पड़ा है। करीब 12,000 रुपये चोरी हुई है। सामान सारा फैला हुआ है, शटर टूटा हुआ है। ममता मिल्क पार्क में मेरी दुकान का नाम है। और चूरू के पुराने नेहरू युवा केंद्र के सामने एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के विद्युत पोल से जाकर के टकराई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि पोल क्षतिग्रस्त होकर के टूट गया। बिजली के तार सड़क पर बिखर गए। हादसे के तुरंत बाद क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद करवानी पड़ी है। कार चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिली कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। दोनों ओर बैरिकेड्स लगवा दिया गया। सड़क को बंद किया गया। तारों के नीचे सुरक्षा के लिए रस्सियां बंधवाई गई हैं। बिजली विभाग की टीम ने पोल सही करवा करके बिजली आपूर्ति बहाल कराया है। और कोटा में डेंगू के साथ ही कोटा में अब स्क्रब टाइफस का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। स्क्रब टाइफस ने पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्क्रब टाइफस पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 300 के पार पहुंच चुका है। ये बीमारी अब गांवों से शहर की ओर रुख करने लगी है। पिशु नामक किट के काटने से ये बीमारी होती है। चिकित्सा विभाग की टीमें डोर टू डोर सर्वे करके डेंगू के साथ स्क्रब टाइफस की रोकथाम के लिए भी लोगों को जागरूक कर रही हैं। लेकिन मौसम विभाग बदलाव के बाद भी शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में स्क्रब टाइफस के मरीज सामने आ रहे हैं। ये जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में जो हमारी मंडे मीटिंग होती है, उस दिन नगर निगम से सहयोग इंटर कोऑर्डिनेट मीटिंग के तहत उन्होंने कहा कि भाई पार्कों वार्कों की साफ सफाई हो, घरों की साफ सफाई हो, और वेटनरी डिपार्टमेंट की जो टीम है 200 घरों का, वो उनकी एक्टिविटी कर रही है। फॉगिंग की एक्टिविटी नगर निगम और हमारी टीम जैसे दिसंबर तक का जो प्लान बना हुआ है वो अब डाउन ट्रेंड में और कंट्रोल में जगह तो थोड़ा सा रहेगा, इस सीजन में रहता है, पर ओवरऑल स्थिति ऐसी है कि कंट्रोल में है। और अजमेर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। और इसी बीच चलिए आपको जयपुर से लाइव तस्वीर दिखाते हैं। राजस्थान के किसानों को पीएम सौगात देंगे। किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी होगी। पीएम मोदी किसानों को ट्रांसफर करेंगे राशि। कैसे सहकार से किसानों के द्वारा किसानों को समृद्धि लाने का काम हमारी सरकार कर रही है, ये भी हम सबके सामने है। हमने जो नए नवाचार इस कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से किए हैं, उसके लिए भी देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने भी हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे राजस्थान के इन पहलों की उन्होंने भरी भरी प्रशंसा की। उसका हमें हर समय जब भी कोई कोऑपरेटिव मूवमेंट का कार्यक्रम होता है और राजस्थान का नाम जब अग्रणी सूची में उसको देखा जाता है, तो हमारा सीना उस समय गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। हम अनेक नए पहलों में विश्व की जो सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना है, उसमें भी देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। ऐसी अनेक काम हमारे इस कोऑपरेटिव मूवमेंट में हुए। अभी पिछले महीने 2 अक्टूबर से हमने ये प्रयास किया
कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में हो या पंचायत स्तर पे हो, हर जगह कोऑपरेटिव की पहुंच हो। उसके लिए हमने एक सदस्यता अभियान की शुरुआत की और उस सदस्यता अभियान में हमने लक्ष्य रखा था 7.5 लाख का। उस लक्ष्य को पूरा करते हुए उससे और अधिक 9 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का काम राजस्थान के सहकारिता विभाग ने किया। लगभग 1700 नए पैक्स को सर्वे करवा करके उनके गठन की प्रक्रिया को काम भी आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही। इस सदस्यता अभियान में जो किसान वंचित रह गए, जो जिनको किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको भी इस अभियान में हमने ई-केवाईसी करके आधार से जोड़ करके उनको भी हमने किसान सम्मान निधि से लाभ देने का काम हमारी सरकार कर रही है। कैसे हमारे राजस्थान का किसान समृद्ध हो, इसके लिए हमारी सरकार जो है वो लगातार प्रयासरत है। राजस्थान में सहकारिता कानून कोड जो है वो पिछले काफी लंबे समय से पहले पूर्व में बना हुआ था। हमारी कई धाराएं जो है वो हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में जो है वो अप्रासंगिक हो गई थी। उनको खत्म करते हुए कैसे हमारे इस डिपार्टमेंट में पारदर्शिता आए, कैसे हम इस भ्रष्टाचार को रोक सकें, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इस बार नया कोऑपरेटिव कोड ला करके राजस्थान में सहकारिता के क्षेत्र